के लिए मैंने आज आपको ये कष्ट दिया है और अब लगातार बातें तो होंगी ही, हर दिन कोई ना कोई कहीं ना कहीं मिलेंगे। आज जिस विषय विशेष के ऊपर चर्चा करने के लिए आप लोगों को बुलाया है वो है क्योंकि पिछले दिनों में देश भर में एक चर्चा जो चली, कभी आर्थिक मंदी की बात कही जा रही है तो कभी जीडीपी की बात कही जा रही है, कहीं अनएम्प्लॉयमेंट की बात की जा रही है। और इस विषय पर स्वाभाविक है एक जो मूर्धन्य लोग हैं, जो एक बुद्धिजीवी जिसको कहना चाहिए, एक इस विषय पर पकड़ रखने वाले लोग हैं, उनकी भी अपनी चिंता है, सरकार की भी अपनी चिंता है और समाज में ऐसे सब लोग, उनको भी कोई ना कोई बात की जानकारी चाहिए। ये बात ठीक है कि ये एक साइक्लिकल जिसको कहना चाहिए साइक्लिकल एक चक्र है जो कुछ वर्षों के बाद ऐसा आता है और किसी एक देश में भी नहीं आता, कई बार ये विश्वव्यापी होता है। तो ऐसा एक विश्वव्यापी कहीं ना कहीं इस मंदी के दौर में से दुनिया के बहुत देश निकल रहे हैं। तो जब ऐसा होता है उस समय फिर आर्थिक मोर्चे पर बहुत से सुधार ये सब किए जाते हैं। तो ऐसे आर्थिक सुधारों के करने में अपने देश की केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने, अपने वित्त मंत्री जी ने बहुत सी पहल की है और उस पहल में ये कहना चाहिए पिछले एक महीने में 5 बार और ऐसे आर्थिक सुधारों के लिए वित्त मंत्री जी ने अलग अलग समय पर अलग अलग विषयों पर चर्चा की है, जिसके अंदर एक तो हमको ध्यान में है कि बैंकों का विलय हुआ है। जो 2017 में बैंकों की संख्या 27 थी, वो विलय के बाद पिछले ही महीने तो 10 बैंकों के 4 बैंक रह गए, उससे पहले भी विलय हुए, तो अब कुल 27 में से 12 बैंक राष्ट्रीय बैंक वो अब रहेंगे। अर्थात बैंकों का दायरा बढ़ाया गया है, बैंकों का एक प्रकार से उसका जो प्रावधान है उसमें आसपास दूसरे बैंकों को जोड़ करके और बैंकों की साइज को बड़ा किया गया है। और दूसरी बड़ी बात है कि उसमें बैंकों के अंदर लिक्विडिटी बढ़े तो कुल 1,43,000 करोड़ रुपए अलग अलग मदों में बैंकों को उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि इस लिक्विडिटी के कारण से एक पैसा जितना ज़्यादा इन्फ्यूज़ होगा उतना लोगों की बाइंग पावर, परचेजिंग कैपेसिटी ये बढ़ेगी और उसमें उद्योग का भी अपने आप में एक वृद्धि होने का एक चांस जो बनता है। बॉन्ड जारी करने के लिए सार्वजनिक बैंकों को 70,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराया है, जिससे 5 लाख करोड़ रुपए के बॉन्ड्स यानी चल निधि जिसको कहते हैं, चल निधि जारी की जा सकती है। ऐसे कारपोरेट, खुदरा उधारकर्ता, एमएसएमई, छोटे व्यापारी आदि इन सबको उसका बहुत बड़ा एक लाभ होगा। ऋण जो है वो सस्ती दरों पर लोगों को मिल सकें, उसमें चाहे हाउसिंग लोन है, वाहन है या अन्य खुदरा ऋण, इनके लिए दर कम की गई है। रेपो रेट 6.15 से 5.40 कर दी गई है, 0.85 का एक प्रकार से उसमें। ये सब बातें जो पहले की जा चुकी हैं, मैं उन्हीं को दोहरा रहा हूँ ताकि हमको एक ओवरऑल टोटल विषय ये जिस ओर मैं ले जाना चाहता हूँ। उसमें एमएसएमई का जो जीएसटी का भी एक विवाद चल रहे थे, उनकी रिफंडिंग जो है वो बहुत डिले हो रही थी, तो उन्होंने घोषणा की कि ऐसे जीएसटी को 30 दिन के अंदर जो पेंडिंग इश्यूज हैं वो सब रिफंड हो जाएगा और आगे रेगुलर फंडिंग भी गारंटेड 60 दिन के अंदर ऑटोमेटिकली उनके यहाँ रिफंड जो भुगतान है, जीएसटी का जो लंबित भुगतान है वो सब हो जाएंगे। इसी प्रकार 1 अक्टूबर 2019 से जो आयकर अधिकारियों द्वारा कई बार नोटिस, सम्मन या ऐसा उत्पीड़न जैसी कुछ शिकायतें मिलती थी, इनको भी अब कंप्यूटर प्रणाली से ये सब नोटिस और सम्मन जाएंगे, ये सब आदेश जाएंगे, ताकि इसमें किसी प्रकार की मनमर्जी किसी अधिकारी की न चले। तो एक बहुत बड़ा एक प्रावधान किया है। स्टार्टअप्स को कुछ जो प्रावधान है उनसे मुक्त किया गया है, ताकि उन पर जो ये करों का प्रावधान और उसमें जितने भी फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको कम से कम करनी पड़े, ताकि स्टार्टअप्स की जो कठिनाइयां हैं उसको समाप्त किया जाए। इसके लिए सीबीडीटी के एक मेंबर के
देख रेख में एक विशेष प्रकोष्ठ भी बनाया जाएगा ताकि स्टार्टअप्स को कठिनाइयाँ कम आएँ। इसी प्रकार वाहन, घर और उपभोक्ता इन वस्तुओं की खरीद को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि ये बैंकों को ये उपलब्ध कराई गई है। जो मैंने 1,43,000 करोड़ बताया है उसके अंदर ये शामिल है। EMI जो लोगों को देनी पड़ती है ऋण के बाद, चाहे वो आवास का ऋण हो, वाहन का हो अथवा अन्य खुदरा ऋण हो, तो उसको EMI की दर जो है EMI कम देनी पड़े, उसके लिए इंटरेस्ट रेट ये भी कम किए गए हैं। अभी 19 तारीख को जो अलग अलग प्रावधान जो किए गए कॉरपोरेट टैक्स के, वो हमको जानकारी है कि जो कॉरपोरेट रेट पहले 34 पॉइंट समथिंग परसेंटेज जो उसका नेट रेट होता था इनकम टैक्स का, उसको घटा करके अब 22% और सेस और सरचार्ज मिला करके 25.17%, यानी एक प्रकार से 10% का रिबेट ये कंपनियों को अब दिया जा रहा है। और एक बहुत बड़ा बूस्ट है जो इसमें लाभदायक होगा। और मैं समझता हूँ जो बड़े बड़े देश हैं उन सब देशों में भारत का जो रेट है या तो उनके बराबर हो गया है या बहुत देशों से कम हो गया है। केवल कुछ छोटे देश हैं जिन्होंने अपनी इस दर को भारत से भी कम रखा हुआ है। जैसे जापान का ये जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट आज की रेट में 30.62% है, जो अपने यहाँ अब 25 यानी ये जो रेट के अलावा सरचार्ज वगैरह इसके अतिरिक्त होंगे, तो जो 22% इंडिया का जो रेट है उसके मुकाबले में जापान में 30.62 है। साउथ कोरिया में ये 25% है, चाइना में 25% है, इंडोनेशिया में 25% है, मलेशिया में 24% है। तो ऐसा एक कॉम्पिटिटिव सिस्टम में भारत ने रेट्स को कम किया है ताकि कंपनियां जो हैं भारत में इन्वेस्टमेंट आकर के ज़्यादा करें। और वैसे भी चाइना और USA का जब से थोड़ा दूरी बढ़ी है, तब से USA के जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने चाइना से बाहर निकलने का अपना मन बनाया है। तो चाइना से यदि बाहर निकलेंगे, स्वाभाविक है वो इस रीजन में जहाँ कहीं लुक्रेटिव अट्रैक्टिव पोजीशन होगी वहाँ निवेश करने की संभावनाएं बढ़ेंगी। तो वो कंपनियाँ हम चाहेंगे अपने देश के अंदर, भारत के अंदर ज़्यादा आएँ। तो इसलिए एक कॉम्पिटिटिव सिस्टम से ये जो 22% का रेट है ये हमको काफ़ी लाभदायक होगा। और जो नई कंपनियां हैं स्टार्टअप्स की, उनके लिए 22 की बजाय भी ये 15% रेट रखा गया है। और 15% जो आज भी अप्लाई करेंगे और 3 वर्ष के अंदर अंदर अपनी प्रोडक्शन चालू कर देंगे, उनको ये रेट लगातार 15% ही देना पड़ेगा, जो पहले के रेट से एकदम आधा हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ी राहत ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने और ये दी है। तो इस प्रकार ये सब इसलिए किया जा रहा है कि हम अपने यहाँ प्रोडक्शन को बढ़ा सकें, कंजम्पशन को बढ़ा सकें और एक्सपोर्ट ज़्यादा कर सकें। जब ये सारी चीज़ें अनुकूल होंगी तो स्वाभाविक है कि हमें एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा जनरेट करने का एक अवसर ये मिलेगा।